हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कल आपकी सीडीपी की क्लास नहीं हो पाई थी कुछ इशू की वजह से, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं सीडीपी क्लास को। और बाकी की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है और इसमें कोड भी दिए रखे हैं। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ठीक से और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर नीचे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि कह रहा है कि यदि कक्षा में हमें अधिगम को अर्थपूर्ण बनाना है ना, तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए यदि आप एक टीचर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। कह रहा है कि विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और सभी, यहाँ पे सभी होगा बेटा, ठीक है, सभी प्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएँ। ऑप्शन ठीक लग रहा है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत नामांकित करना चाहिए, यानी कि तू गधा है, तू उल्लू का पट्टा है, तू मंदबुद्धि का है, तू पिछले जाति का है ना, इस तरीके से वर्गीकृत कर देना चाहिए। या विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य में करने में सशक्त हो। और कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर पहले का ए ऑप्शन देखते हैं कि विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर सकें। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ठीक है, यानी कि हमें ए ऑप्शन मिल गया कूट में। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर, बिल्कुल प्रदर्शन के आधार पर उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, बांटना नहीं चाहिए, ठीक है। ना ही तबका लगाना चाहिए कि तू उल्लू का पट्टा है, तू गधा है, तू पिछड़ी जाति का है, तू मंदबुद्धि का है ना, तो अलग नहीं करना चाहिए। हमें काहे का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें समावेशी शिक्षा का पालन करना चाहिए, ठीक है, ना ही उसे अनदेखा करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन बी कट गया। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल ग्रुप में जब वो संवाद और परिचर्चा करेंगे तो उनका क्या होगा, सोशलाइजेशन होगा, है ना। यानी कि जो वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे ग्रुप के साथ कैसे करते हैं, अंतःक्रिया करके सीखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है हमारा, ठीक है। कह रहा है कि कक्षा में विविधता को उपेक्षा करके, विविधता की उपेक्षा नहीं करनी है हमें। अगर उपेक्षा करोगे आप तो बच्चों को पढ़ाओगे, सबको एक सी शिक्षा कोई देना। अभी मैंने कहा ना कि बच्चों को समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग ही शिक्षा देना है, यानी कि कक्षा तो एक ही होगी, शिक्षण भी वही चलेगा, लेकिन उसकी आवश्यकता के अनुसार चलेगा। यदि कोई बच्चा कम देख पा रहा है तो उसे आगे बिठा दिया गया, अगर बिल्कुल नहीं देख पा रहा है तो ब्रेल लिपि से पढ़ाया गया। लेकिन कक्षा को अलग नहीं करना है कि मूक बधिर वालों को अलग बैठाना है, उसकी कक्षा अलग करना है ना, ऐसा नहीं करना है। तो हमें बाल केंद्रित शिक्षा का हनन नहीं करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। तो हमें कूट में देखना है, ऑप्शन नंबर ए और सी को देखना है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन ए और सी। देखो ए और सी हमें मिल गया यहाँ पर, 3 वाले ऑप्शन में मिल रहा है हमें, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें कूट नहीं है, क्वेश्चन पूरा ले लेते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। ये निगेटिव वाला जो वर्ड आ जाता है ना, ये बहुत जल्दी बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। कह रहा है जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं और जो वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। कह रहा है कि विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। तीसरा बी कह रहा है कि कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी कहता है कि अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। कह रहा है अधिगमकर्ताओं को विद्यार्थियों के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान देना पड़े, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए से शुरू करते हैं। कह रहा है विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है। हमें नई वाला ढूंढना है। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाएंगे, आप बिल्कुल समूह बनाएंगे, समूह में बच्चे जल्दी सीखते हैं। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख जो आई चुनौतियां हैं उनका क्या करना है, समझना, बिल्कुल निदान करना, उसके बाद क्या करना, उपचार करना। ये भी ऑप्शन ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, नहीं वाला पूछा है, ठीक है। अधिगमकर्ताओं को विद्यार्थियों के बाहर ट्यूशन, देखो ट्यूशन
नहीं लगाना है ना। जब हम ट्यूशन लगा देंगे तो बच्चा टीचर से जाके स्कूल में क्या पढ़ेगा, है ना। पढ़ने के लिए कहना है कि वे अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक अवस्था डैश का कोई आपसी संबंध नहीं है। कह रहे की भूमिका नगण्य है, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक अवस्था का, देखो मैंने आपको एक सिद्धांत पढ़ाया था, अंतः संबंध का सिद्धांत। क्या पढ़ाया था? अंतः संबंध का सिद्धांत। ये क्या होता है, इसमें पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यदि एक पक्ष हमारा क्या होता है, प्रभावित होता है, तो उससे जुड़े सारे पक्ष हमारे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, है ना। यदि मेरे सर में दर्द हो रहा है या मेरे हाथ या किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में दर्द हो रहा है, तो मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा, ना ही मैं पढ़ पाऊँगा, ऐसा होता है ना। तो शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक अवस्था का कोई आपसी संबंध नहीं है, ये तो गलत है। कि कोई भूमिका नगण्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश के, ठीक है। तो अधिगम के लिए किस वातावरण की? भय मुक्त, भैया भय से नहीं, डर से पढ़ा हुए बच्चों को बाल केंद्रीय शिक्षा का हनन हो जाएगा। हमें बाल केंद्रीय शिक्षा के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है, बच्चे के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करना है, न ही हमें बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन का करवाना है, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी, ये ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। तो हमें सहयोगी बनाना, यानी कि बच्चों को केवल हमें सहयोग करना है, बच्चा खुद से सीखता है ना। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, उन्होंने कहा था जिन पे व्हाट्सएप सर ने, ठीक है। तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगी वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतियोगिता के, ठीक है, वातावरण के। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। फिलहाल के लिए आंसर हमारा सी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है, ठीक है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा उदाहरण इसमें से है, चारों ऑप्शन में से, जो विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। कह रहा है वे कार्य बिना, जो कि बहुत सरल हो, वे कार्य देना होगा यहाँ पे, वे कार्य देना जो बहुत सरल हो, प्रतियोगिताओं के लिए, देखो फिर से शब्द आ गया, प्रतियोगिता के लिए बहुत अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ पे बाढ़ नहीं होगा, यहाँ पे होगा पहाड़। ये पहाड़ किसका शब्द है? उनका लैब बाइगोस्की का शब्द है, जिसे हम इंग्लिश में इसके फोल्डिंग कहते हैं। विशेषकर जब विद्यार्थी को कोई नया कौशल सीख रहे हों या सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, ठीक है। तो हम लॉजिक से भी इसे काट सकते हैं और टेक्निकली भी इसे देख लेते हैं। देखो कह रहा है वे कार्य देना जो सरल हो, इससे बच्चा क्या होगा? प्रभावशाली पद्धति है ऐसी, मतलब इससे बच्चा प्रभावित होकर सरल कार्य दिया जाएगा। मतलब 8वीं क्लास का बच्चा है, तो छोटा बड़ा सिखा रहे हैं, कैसे वो प्रभावित होगा? नहीं होगा ना। कह रहे हैं प्रतियोगिताओं के लिए, देखो मैंने भी मना करा था, बच्चों के बीच में प्रतियोगिता यानी कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना है। कह रहा है सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर देना, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कॉपियों को फिल करवाते रहो खूब, ठीक है, और बच्चा सीखे या नहीं सीखे इससे आपको मतलब नहीं है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। देखो हमें सी ऑप्शन बेस्ट है। कैसे? पहाड़ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थियों की कोई नया कौशल सीख रहे हों। ये इसके फोल्डिंग, पहाड़ को हम बोलते हैं इंग्लिश में इसके फोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके फोल्डिंग शब्द दिया है हमारा बाइगोस्की साहब ने। उन्होंने क्या कहा था कि जो इसके फोल्डिंग होती है ये स्थायी सहायता होती है, ठीक है। जो बच्चों जब जो बच्चा होता है स्टार्टिंग में सीखता है, जैसे कि जैसे साइकिल चलाना, बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो क्या होता है, पीछे से हम हाथ लगाते हैं, फिर हल्के हल्के हाथ हटाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो बच्चा क्या होता है, इस तरीके से सीख जाता है। तो ये क्या होता था, पार्ट होता है, जिसे हम इसके फोल्डिंग भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कहता है बच्चों की चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये नहीं वाला जो क्वेश्चन आता है ना, ये बहुत गलत होता है बच्चों का, इसलिए इसे ध्यान से पेपर में पढ़ना है, ठीक है। कह रहे हैं बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्व, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है,
संक्रियात्मक नहीं है बेटा, यहाँ पे है सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। बच्चे अपने आसपास की वस्तु को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं और बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। देखो फिर से वही आगे मैंने कहा ना कि बच्चे अपने कार्य को खुद सीखते हैं। मैंने बताया था बच्चे प्रतियों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। समझ गए होंगे आप लोग, काफ़ी दिन से जो मेरे बच्चे साथ जुड़े हुए हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन को किस तरीके से काटना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण यानी कि खोज करने की प्रवृत्ति या लालसा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है। कह रहा है कि बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। बिल्कुल, बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे पूछते रहते हैं, अगर आप लोग घर में फैमिली में रहते होंगे। अच्छा, तो जैसे बच्चे पूछते हैं कि पापा ये क्या है, चाचा ये क्या है, इससे क्या होता है, इसका क्या होता है, ये क्या है, तो ये बहुत जिज्ञासु होते हैं जानने के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बिल्कुल, अपने सिद्धांतों की खुद रचना करते हैं जी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, ऐसा गलत है। बच्चे बिल्कुल सोच सकते हैं। बच्चे के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये बाल केंद्रीय शिक्षा का क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा, ठीक है। हमें बच्चों के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए लास्ट तक बने रहें। कह रहा है अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। कह रहा है सरल व्यक्तिगत है, जटिल निष्क्रिय है, जटिल सक्रिय है, सरल और रैखिक है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे सरल रख भी लूँ तो व्यक्तिगत तो नहीं है, अधिगम व्यक्तिगत थोड़ी ना है ना। तो सरल रैखिक भी नहीं है, रैखिक नहीं होता है अधिगम, ठीक है। सीधा सीधा नहीं होता, ये भी गलत है। यानी कि अब बचा बी और सी बचा। कह रहा है जटिल है या निष्क्रिय है, या जटिल या सक्रिय है, ठीक है। तो निष्क्रिय तो होगा नहीं, अधिगम निष्क्रिय थोड़ी ना होता, अधिगम जटिल और सक्रिय होगा। अब ये जटिल का मतलब क्या है सर, तो अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। तो जटिल का मतलब होता है इसमें सभी प्रकार के, जैसे इसमें सभी प्रकार के ज्ञान, मूल्य, दृष्टिकोण और आदत शामिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं तेज़ी से। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापक को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए। देखो अगर ऑप्शन को आप लोग ठीक से देखोगे तो यहाँ पर आपका समानता का नियम लगेगा। काय का, समानता का। क्या है समानता का नियम, देखो अगर आप इसको टिक कर रहे हो तो अनदेखा करना यानी कि टालना बात तो एक ही है, उपेक्षित करना ये भी बात एक ही है। तो आप एक क्वेश्चन के 3 आंसर तो लगाओगे नहीं आप, है ना। तो यानी कि ये तीनों गलत हो गए। तो ऑप्शन को आप लोग काटना सीखें तो अपना उत्तर जो है अपने आप से मिल जाएगा। भले ही आपको उत्तर नहीं आता है, लेकिन अगर आपको निगलेक्ट करना आता है ऑप्शन तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सेकेंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है कि एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन के विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। बिल्कुल, कह रहा है पाठ्यपुस्तक केंद्रित पर, व्यवहारवादी पर, अध्यापक केंद्रित पर या प्रगतिशील पर। देखो पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं है, केवल पाठ्यपुस्तक का कोई मसला नहीं है, हमें बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना। व्यवहारवादी भी नहीं है, अध्यापक केंद्रित भी नहीं है, ये प्रगतिशील है। अगर ऑप्शन में बाल केंद्रित होता तो बाल केंद्रित होता ऑप्शन, ठीक है। फिलहाल के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो 10वां क्वेश्चन कहता है कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना। देखो यहाँ पर हमें बाल केंद्रित शिक्षा का हनन नहीं करना, पहले भी बता चुका हूँ। बच्चे के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करना है। कुल मिला के ऐसा समझो बच्चा गलत नहीं है, पूरा संस्थान गलत है, बच्चा गलत नहीं है। तो आपको ऑप्शन देखना है इस तरीके का बच्चा गलत नहीं है, ठीक है।
कौन गलत है? टीचर गलत है, प्रिंसिपल गलत है, स्कूल गलत है, संस्था गलत है, पूरा सिस्टम गलत है, लेकिन बच्चा गलत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हमें बाल केंद्रित शिक्षा के हिसाब से आंसर लगाना है। ठीक है, कहता है कि साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं। देखो, बच्चों के बारे में गलत टिप्पणी कर दी यहाँ पे, है ना, ये भी गलत। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं वो। प्रस्तावित करता है कि पंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। ऐसा नहीं है, अगर उनको एक माहौल दिया जाए उनका, तो बच्चे सीख जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। कह रहा है निर्देश करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में असमर्थ नहीं है। बिल्कुल, क्या करता है कि जो विद्यालय है वो बच्चों की रुचियों को नहीं जान पा रहा है, ना ही उनकी पूर्ति को समझ पा रहा है, कहाँ पर उनमें कमियाँ हैं। तो मैंने भी बताया ना कि बच्चा गलत नहीं है, कौन गलत है? पूरा सिस्टम गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले, लैंग्वेज जितनी भी बदली भी हो, आपको बच्चे को गलत कभी भी नहीं लगाना है। ठीक है, हमें बाल केंद्रित शिक्षा का हनन नहीं करना है। हमेशा सिस्टम खराब होगा, बच्चा नहीं खराब होगा। जब भी बच्चा फेल होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में